हेलो दोस्तों, मैं सूर्य कृष्णा अगेन चहल एकेडमी पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अवध के नवाब को खत्म करके मुगल बादशाह को हराकर मराठाओं के हार का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने भारत पर, खास तौर पे उत्तर प्रदेश पर ओवरटेक किया। जिस समय में उन्होंने ओवरटेक किया, अवध के नवाब ने मराठाओं के साथ मिलकर एक बार फिर से कोशिश करी, लेकिन फिर से उनको जाजमऊ कानपुर के पास डिफीट कर दिया गया और 1803 में फाइनली उत्तर प्रदेश पर, उसके सारे सेक्शंस पर अवध के नवाबों से छोटा छोटा अंश करते करते ब्रिटिशर्स ने अपने में मिला लिया और आगे चलकर उन्हीं किसान मजदूर और किंगली प्रिंसली किंग ने और साथ ही साथ बड़े राजाओं ने विद्रोह किया 1857 का, और उस विद्रोह का भी दमन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, मेरठ में, बरेली में, इसके अलावा इलाहाबाद में और भी ऐसे बड़े प्रोमिनेंट जगहों पर विद्रोह हुआ। विद्रोह का बुरी तरह से दमन किया गया और एक आयोग बिठाया गया उसकी जांच के लिए। उधर क्राउन ने कंपनी की चाल को समझकर कंपनी के प्रोसेस को, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया और सारा पावर अपने हाथ में लिया और लॉर्ड कैनिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल ना घोषित करके, भारत का गवर्नर जनरल ना घोषित करके उसकी जगह पर उसको वायसराय बनाया और सारी पावर अपने हाथ ले ली। आर्मी में उन्होंने अलग अलग रेजिडेंसी बनवा ली। किंगली को, प्रिंसली स्टेट्स को अपना अपना अधिकार दे दिया और परेशान हुआ हमारा मजदूर संघ। मजदूर और किसान जो है परेशान हो गए। इन लोगों ने विद्रोह किए। जो कुछ प्रमुख विद्रोह जो हमें आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में देखने को, उनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वो प्रमुख विद्रोह आज की क्लास नंबर 12 में। वो प्रमुख विद्रोह किसानों ने जो किए उस पर हम लोग ध्यान देंगे। किसान ही और मजदूर ही ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने, अंग्रेजों ने उनके लिए कुछ खास नहीं किया और इसकी वजह से इनको विद्रोह करना पड़ा। अंग्रेजों के लिए इन्होंने जो सपोर्ट नीति अपनाई थी, अंग्रेजों ने जो किंगली प्रिंसली स्टेट को कुछ अधिकार दे दिया, ठीक है, और आर्मी का भी क्लासिफिकेशन कर दिया। अब मजदूर संघ के लिए और पीजेंट्री और टेनेंट्री के लिए भी इनको कुछ करना था, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो जिसकी वजह से पीजेंट रिवॉल्ट शुरू होता है 1857 की क्रांति के बाद। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर वो पीजेंट रिवॉल्ट जो है रिवॉल्ट क्या था। सबसे पहला रिवॉल्ट आपको देखने को मिलेगा 1857 के बाद कंप्लीटली सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो पूरा का पूरा फ्यूचर रिवॉल्यूशन के लिए इंस्पिरेशन फाउंडेशन क्या हो गया, नहीं मिला। लेकिन सही से देखा जाए, हार के बाद ही तो जीत की उम्मीद होती है और इसी वजह से 1857 की रिवॉल्ट ने एक रास्ता खोला, एक नींव डाली और एक इंस्पिरेशन दिया कि फ्यूचर में रिवॉल्ट्स हो सकते हैं। और अंग्रेज भी जानते थे कि भविष्य में रिवॉल्ट जरूर होगा। अंग्रेज इस बात से अवगत थे, इसलिए उन्होंने आर्मी को अलग किया, आईएएस के एग्जाम में बदलाव किए और आगे चलकर तैयार हो गए कि हमें दोबारा ऐसा माहौल झेलना पड़ सकता है। और इधर किसान भी प्रिपेयर हो रहे थे कि बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट्स हुए जो 1857 में एक बड़ा 1857 के बाद एक बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। खास तौर पे क्योंकि उत्तर प्रदेश एक उपजाऊ क्षेत्र था, किसान यहाँ से नीति से परेशान थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उत्तर प्रदेश की किसान सभा फॉर्म हुई फरवरी 1911 में। आगे चलकर हमने देखा कि ये पीजेंट्री के लोगों के हेड ने स्टैब्लिश की। यूपी के किसान सभा जो है, एक सपोर्ट मिल जाती है उनको मदन मोहन मालवीय से, गौरी शंकर मिश्रा से और साथ ही साथ इंद्र नारायण द्विवेदी। इन तीन लोगों ने प्रोमिनेंसी दिखाते हुए, लीडरशिप करते हुए किसान सभा आयोजित करी उत्तर प्रदेश अवध में 1918 में। कहते हैं विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेज 1914 से 1918 तक के विश्व युद्ध में इन्वॉल्व थे, इनकी कमर अंग्रेजों की भी टूटी। इसी समय मौका मिला, गांधी जी ने भी विद्रोह किया। इसी समय में मौका मिला, अंग्रेजों का विद्रोह किसानों ने भी शुरू कर दिया। और इस समय में एक ऑर्गेनाइज पीजेंट्री क्रिएट हुई और ये अवेयरनेस फैलाने लगी कि अब हम अपना आवाज उठा सकते हैं। और इस तरीके से केवल अवध में ही नहीं, यूपी के
प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद में भी सब लोग सेंटर होते हैं, एक जगह मिलते हैं। कम से कम 400 ब्रांचेस किसान सभा की बनती है और आगे चलकर झिंगुरी, पाल सिंह और दुर्गपाल बाबा रामचंद्र took the task of its expansion। शुरुआती में मदन मोहन मालवीय और पीछे आप लोगों ने देखा हमारे जो है गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने किसान सभा आयोजित तो कर दी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में लगभग बड़े लेवल पर यह फैला। इसको आगे बढ़ाया, किसने बढ़ाया तो बताएंगे कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कभी कभी बाबा रामचंद्र को लेकर, और याद रखेंगे इसमें झिंगुरी पाल सिंह भी थे और दुर्गपाल भी थे। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको सपोर्ट किया, यूपी की किसान सभा को। किस लिए? क्योंकि जो है कांग्रेस उस समय एस्टैब्लिश हो चुकी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस समय आया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में मैं बता दूं, जब 1914 से 18 के बीच में अंग्रेजों का एलाइड पावर का सेंट्रल पावर के साथ युद्ध हुआ, मतलब विश्व युद्ध 1 शुरू हुआ, इसी समय में गांधी जी भी भारत आ गए थे और गांधी जी ने यहाँ भारत के किसानों की प्रॉब्लम देखी। सबसे पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा आंदोलन। ये तीनों देखकर अंदाजा लग गया कि ज्यादातर जो असंतुष्ट लोग हैं वो किसान और मजदूर हैं, और यहाँ पर सभा भी बन रही थी। तो इसीलिए गांधी जी ने प्लान किया कि हम 1921 में एक असहयोग आंदोलन चलाएंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये दो चीजों को सपोर्ट करेगा, किसानों को प्लस मुस्लिमों को। उसी समय में खिलाफत आंदोलन भी चल रही थी, खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। खिलाफत आंदोलन क्या होता है? खलीफा को लेकर। जब विश्व युद्ध 1 में अंग्रेजों ने देखा कि तुर्की के जो लोग हैं मुसलमान वो हमारे खिलाफ हैं, तो उन्होंने तुर्कियों को सबक सिखाने, मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए उनके खलीफा, जो पैगंबर के बाद बने हुए खलीफा होते थे, उनका दूसरा पोस्ट होता था, उनके पद को खत्म करने की बात कही। और इसी को लेकर हिंदू मुस्लिम फिर से एक हुए, गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाती है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कर देते हैं गांधी जी, दो चीजों को ध्यान में रखकर, एक तो मुस्लिम को ध्यान में रखकर और एक किसान को ध्यान में रखकर। और उधर जवाहरलाल नेहरू भी सेंट्रलाइज हो जाते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ देने के लिए, किसानों का साथ पाने के लिए भी किसान सभा को सपोर्ट कर दिया जाता है। और इस तरह से फिर से अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रोमिनेंट शक्ति तैयार हो गई। 1857 की क्रांति में उन्होंने तोड़कर हमें रख दिया। हम लोगों ने 20, 30, 40 साल तक वेट किया, अपनी शक्ति बढ़ाई, अपना ताकत बढ़ाया, और फिर हमें एक अच्छा लीडर मिला और हम लोग तैयार हो गए। इस तरह से बाबा रामचंद्र देव ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी, उसका नाम दिया, क्या नाम दिया? अवध किसान सभा। मेरी बात समझ गए? कुछ डिफरेंट जगहों पर अलग अलग पीजेंट्री डेवलप हो गई, सब लोगों ने अपना अपना किसान सभा चलाया। 400 जगह पर चल रहा, 400 पॉइंट सेंटर थे इसके। और बाबा रामचंद्र जो थे ये सामने उभर कर एक अच्छे लीडर के रूप में आए और एक नई ऑर्गेनाइजेशन किसान सभा के नाम पर आई, अवध किसान सभा। मतलब अब खास तौर पर उत्तर प्रदेश में एक प्रोमिनेंट जगह पर अवध पर यह किसान सभा चालू हो गई। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरी जगहों पर सीतापुर के, हरदोई के और बहराइच के भी जगहों पर लोगों ने किसान की मूवमेंट शुरू कर दी। उसको एका मूवमेंट का नाम दिया। एका मूवमेंट कि सब लोग, सारे किसान मिलकर एक हो जाओ, हम एक लीडर के अंडर में एक टारगेट लेकर अंग्रेजों से लड़ाई करेंगे। और यहीं से शुरू होती है, अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन? मदारी पासी के अंडर में इन 3 जिलों के हेड बन जाते हैं मदारी पासी और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ देते। ठीक है, और एक बंदा कौन रहता है मदारी पासी के साथ? तो बताएंगे वो सहदेव रहते हैं। चलो, द मूवमेंट गॉट सपोर्ट फ्रॉम द जमींदार, इवन जमींदार, ताल्लुकदार, नवाब, बड़े लोग, मिडिल क्लास के लोग को छोड़कर सब लोगों ने इसमें सपोर्ट किया। ठीक है, और ये मूवमेंट आगे चलकर क्या हो जाती है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। अब आप समझिए कितनी बड़ी बात थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं है, ये 1857 के किसानों का खुन्नस, लोगों का खुन्नस, हार का बदला है, प्लस खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों के रिस्पेक्ट का बदला है, और साथ ही साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स थे और जितने किसान मजदूर थे, इन लोगों ने इतने साल जो वेट किया, उसका एक पावर था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को
1922 की घटना ने झकझोर कर रख दिया, जिस समय में चौरी चौरा में गोरखपुर में एक दरोगा के साथ 21 पुलिस कर्मियों को भड़की हुई भीड़ ने जलाकर मार दिया। और इसके बाद गांधी जी नाराज होते हैं, वो सारी बातें गांधी जी भूल जाते हैं। खिलाफत आंदोलन का युद्ध और वो 1857 की क्रांति का बदला, चंपारण का बदला, और तो और वो परेशान सीतापुर के, हरदोई के, बहराइच के और अवध के किसान, पूरे उत्तर प्रदेश के, जौनपुर के, प्रतापगढ़ के जो किसान थे, सब परेशान थे। वो सारी बात भूलकर गांधी जी 1922 में उस घटना के, हिंसात्मक घटना के बाद ये स्टेटमेंट देकर कि ये आंदोलन मेरी शुरुआत थी और हमारे आंदोलन में एक हिंसा हुई जिसकी वजह से हम ये आंदोलन को वापस लेते, उन्होंने बैक स्टेप ले लिया और गांधी जी ने राजनीति से कुछ सालों तक दूरी बना ली। इनको जेल भेज दिया गया और कहते हैं कि जेल में कुछ तबीयत खराब होने की वजह से इनको छोड़ दिया गया और इनको बारदोली, आपने सुना होगा, बेलगाम का अधिवेशन में 1924 में पहली बार गांधी जी को अध्यक्षता करने को बुलाया गया। कांग्रेस की वन एंड ओनली, फर्स्ट एंड लास्ट बार इन्होंने अध्यक्षता करी जब इन्होंने राजनीति छोड़ी थी 1924 के बाद। और किसी तरह का कोई स्टेप 1930 तक गांधी जी का नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। और इस समय में किसान भी परेशान कि गांधी जी ने बैक स्टेप ले लिया, युद्ध में जो इन्वॉल्व थे वो लोग परेशान, राजा परेशान, पूरा भारत परेशान कि ऐसा गांधी जी ने क्यों किया। एक स्टेटमेंट आता है कि अगर कश्मीर में कुछ इश्यू होता है तो हम कन्याकुमारी में कोई एक्शन क्यों लें। अर्थात वो जो हिंसा हुई थी, गांधी जी भी गलत नहीं थे, गांधी जी ने भी हिंसा का मार्ग न अपनाने को कहा था और किसी के भी 21 जो पुलिस कर्मियों को जला दिया गया, उनके भी घर परिवार थे, वो हिंसा गलत थी, उनकी गलती नहीं थी, ऐसे किसी को जलाकर नहीं मारा जा सकता। इसी को कंट्रोल करने के लिए गांधी जी ने ये बैक स्टेप लिया था, ठीक है। लड़ाई करने का एक तरीका होता है, किसी निर्दोष को नहीं मार सकते, एक भी निर्दोष नहीं मरना चाहिए, और वो 21 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। इस वजह से इस पर एक कठोर स्टेप लेते हुए गांधी जी ने सब कुछ वापस ले लिया और खिलाफत, किसान उसी समय में खत्म हो गया फिर से, जैसे ही गांधी जी ने 1922 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ली और इसी समय में खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गई। और फाइनली 1924 में 2 साल बाद, मतलब नॉन कॉर्पोरेशन शुरू होने के 4 साल बाद, खिलाफत आंदोलन का भी खात्मा होने के कारण खलीफा जो थे वो हमारे देश से इरेडिकेट कर दिए गए, खत्म हो गए। अब खलीफत कोई नहीं होगी, आखिरी खलीफा एक बचा, होमवर्क में आप उसका नाम ढूंढ लीजिएगा, पढ़िएगा जरूर, ठीक है। वैसे अब्बासी खलीफा, उमर खलीफा, बगदादी खलीफा, ऐसे बहुत सारे खलीफा है। पहला खलीफा जो था अबू बकर था। खलीफा वो होते हैं जो पैगंबर के बाद की पोस्ट संभालते, वन एंड ओनली होगा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, और उसके बाद जो आया वो होगा खलीफा। कुछ लोग अली को खलीफा मानते हैं, उनके दामाद को, और कुछ कहते हैं कि अबू बकर खलीफा पहला था। आखिरी खलीफा 1924 में था, उसके बाद खलीफत खत्म हो गई। आपका होमवर्क है कि वो आखिरी खलीफा कौन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ अंग्रेज बिना किसी नीति, बिना किसी दमनकारी नीति से फिर से इस आंदोलन को खत्म कर देते हैं और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फाइनली कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर एक आंदोलन शुरू होता है, समझिएगा, किसानों का ही एक आंदोलन है, अलीगढ़ मूवमेंट। आइए चलिए देखते हैं। अवध का किसान सभा टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ। तो क्या कुछ समय बाद कोई और बंदा, या उसी समय में कोई और बंदा कहीं और खड़ा हुआ था? तो बताएंगे हाँ, सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान सुना होगा आपने, ठीक है। अ सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश रूलर, he helped the British during the 1857 revolt while working in judicial services. Sayyid Ahmad started the Aligarh Mohammedan Anglo-Oriental School in 1857 and provided the modern education to Muslim. It was converted into Aligarh Muslim University in 1920. तो आइए चलिए देखें अलीगढ़ मूवमेंट क्यों हुआ। पहले समझिएगा कि आखिर अलीगढ़ मूवमेंट होने के पीछे क्या कारण, बैकग्राउंड बन रहा था। तो पहले बता दूं कि सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान थे, ये अंग्रेजों के सपोर्टर थे। तो 1857 में जो युद्ध हुआ था, जो रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्यूशन आई थी, क्रांति आई थी 1857 की, उसमें सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया,
1857 की क्रांति में दमन करने के लिए, क्योंकि वो एक अथॉरिटी की पोस्ट पर बैठे थे, बड़ी पोस्ट पर अपना जॉब कर रहे थे। आगे चलकर उन्होंने देखा कि अंग्रेज हमारे लिए अच्छी अच्छी शिक्षा नीति ला रहे हैं। सैडलर आयोग, ठीक है, आपने सुना होगा वर्धा आयोग, आपने सुना होगा चार्ल्स की वुड डिस्पैच योजना, हंटर कमेटी, हंटर कमीशन, ये सारे आयोग अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा नीति को सुधारने के लिए लाए। तो इनको लगा कि एक तो आइडिया बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग पढ़ते आए हैं वो लिटरेचर या जो भी हम पढ़ते आए हैं वो इतिहास, वो भी अपने रिलीजन, कल्चर, सिविलाइजेशन से रिलेटेड था। अब साइंस आना चाहिए, मैथ आना चाहिए, कॉमर्स आना चाहिए, ताकि अर्निंग हो, डेवलपमेंट हो। और इन्होंने अंग्रेजों की शिक्षा नीति को अपनाया और इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट स्कूल खोला, जो कि मॉडर्न शिक्षा पर आधारित था, अंग्रेजों की शिक्षा पर आधारित था। और आगे चलकर मुस्लिमों के उत्थान के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि मुस्लिम अभी भी उन्हीं पुराने कल्चर में पड़े हुए थे, हिंदू भी पड़े हुए थे, तो ये चाहते थे कि कुछ मॉडर्नाइजेशन आए, जो कि सही भी था। और इन्होंने यही छोटा सा स्कूल आगे चलकर 1857 में जो खोला था, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया लगभग 80 साल के अंदर। लगभग 70 से 80 साल में 1920 तक अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। मतलब जो 10 या 10+2 तक था, अब वो क्या हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी के लेवल पर पहुंच गया। मतलब सफल हो गए। और मॉडर्निटी के लिए लोग पढ़ना चाहते थे। आज भी हम मॉडर्निटी के लिए सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान ने एक तरह से क्या किया, मुस्लिमों में जो जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, माल प्रैक्टिसेस थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई। और उन सारी स्लेवरी और पीरी मुरीदी प्रथा को भी इन्होंने क्या कर दिया, खत्म करने के लिए आवाज लगाई, ठीक है। He founded the Scientific Society in 1865 and got many English books translated into Urdu. उन्होंने देखा कि हमारे मुस्लिमों में पीरी मुरीदी प्रथा होती है। पीरी मुरीदी प्रथा मतलब होता है कि गुरु मतलब पीर और शिष्य मतलब मुरीद, ये जो है क्या करेंगे, ये शिष्य बन जाएंगे, ये गुरु बन जाएंगे, ये इनके मरने पर इनका मजार बनेगा, फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये गुरु बन जाएंगे, फिर अपने शिष्य बनाएंगे, फिर ये मरेंगे तो इनका मजार होगा, फिर इनके शिष्य जो है गुरु बन जाएंगे, और ये पूरी मुरीदी प्रथा ऐसे चलती आ रही। और लोग अपने रूढ़िवादी विचार एक दूसरे से शेयर करते हैं गुरु बनकर, और जनता इसमें क्या हो जाती है, लपेटी जाती है। उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तर्क शक्ति विकसित नहीं होती, साइंस डेवलप नहीं होता, और इससे किसी तरह की फंडिंग, पैसे घर चलाने के लिए नहीं आते। वो चाहते थे इस प्रथा का अंत हो जाए, इसी वजह से उन्होंने मॉडर्न शिक्षा को अपनाया। और साथ ही साथ पीली मुदी प्रथा खत्म करने के बाद उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी स्टैब्लिश की कि तर्क शक्ति, गणित, मैथ, कैलकुलेशन, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रूल्स, इंटरनेशनल रूल्स, ये सब जानो, पीली मुरीदी की प्रथा छोड़ो, ठीक है। और फाइनली 1865 में उन्होंने एक सोसाइटी बनाई और ढेर सारी उर्दू की किताबों में कन्वर्ट किया इंग्लिश की किताबों को, जैसे इंग्लिश की लिटरेचर, इंग्लिश की साइंस की किताब, इंग्लिश की मैथ की किताब उन्होंने उर्दू भाषा में लिखी कि भैया देखो इंग्लिश तो पढ़ नहीं पा रहे हो अभी, तो कम से कम इंग्लिश की इंपॉर्टेंट बातें जो हैं रह गई हैं उसको उर्दू में इन्होंने कन्वर्ट किया कि लो अब अपनी भाषा में पढ़ो और समझो। तो एक तरीके से ये क्या था, मुस्लिमों के सुधार के लिए उन्होंने एक बड़ा मूवमेंट चलाया जिसको हम अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और उसने पब्लिक मैगजीन पब्लिश करी, उस मैगजीन का नाम है क्या, राजभक्त मुसलमान। राजभक्त मुसलमान। और एक दूसरी किताब निकाली तहजीब उल अखलाक। और भी अदर जो चीजें अलीगढ़ मूवमेंट में उनको मिली, क्या, मौलाना शिहबिल नौमानी, अल्ताफ हुसैन, नाजिर अहमद और चिराग अली, ये लोगों ने भी क्या किया, अलीगढ़ मूवमेंट में इनका साथ दिया, अकेले नहीं किया, कुछ और प्रोमिनेंट बॉडी इनके साथ जुड़ गई थी। तो इस तरीके से अलीगढ़ मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट चीजें हमें दिख जाती है। अलीगढ़ कहाँ पड़ता है, तो अलीगढ़ अपने उत्तर प्रदेश वाला था, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया। आइए आगे बढ़ते। देवबंद मूवमेंट क्या था, नाम से ही पता चल रहा है, देवबंद, कुछ कट्टरता, कुछ रूढ़िवादिता, बाइगॉटनेस, ठीक है। तो एक मूवमेंट थी जो 1886 से 1887 तक चली और इसी समय में 1885 में कांग्रेस की भी स्थापना हो चुकी थी पहली मीटिंग के साथ। गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी याद होगा आपको, मुंबई में पहली मीटिंग होती है। और 1886 से 1887 तक क्या होता है, कल्चरल अवेयरनेस को वापस जगाने के लिए, मोरालिटी, नैतिक शिक्षा लाने के लिए, इथिक्स लाने के लिए,
और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि लाने के लिए मुस्लिम्स में ये आंदोलन चलाया गया जिसको हम बोलते हैं देवबंद आंदोलन। ये अलीगढ़ आंदोलन के बिल्कुल विपरीत था कि मुस्लिम अपने कल्चर ना भूल जाएं मॉडर्निटी के चक्कर में, मुस्लिम अपने जो है सिविलाइजेशन ना भूल जाएं, अपने ग्रंथ ना भूल जाएं नई नई किताबों के चक्कर में। तो इसलिए इन्होंने देवबंद आंदोलन चलाया। ठीक है, इट मेन सेंटर्स द देवबंद इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। सबसे बड़ा सेंटर अगर देवबंद आंदोलन का था कहाँ, तो बताएंगे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहते हैं मोहम्मद कासिम क्या है ननौती और राशिद अहमद गंगोही ने जो है ये आंदोलन शुरू किया। और ये इस्लामिक एजुकेशन सेंटर खासतौर में कहां पर बना, मदरसे के रूप में सामने आया कि भैया ये जो अलीगढ़ वाला आंदोलन था इसमें स्कूल बन रहे थे, वो भी अंग्रेजी स्टाइल में, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई जा रही थी, पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न क्लास, मॉडर्न स्टाइल में। उसी का ठीक अपोजिट इन्होंने बनाया मदरसा, और वो वहां पर केवल और केवल मुस्लिम धर्म के अच्छे अच्छे नियम सिखाए जाएंगे और उनको जॉब करने के लिए भी कुछ प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन मॉडर्निटी लाकर नहीं, अपने पुराने कल्चर के हिसाब से हम ट्रेंड करेंगे उनको और मदरसे के नाम से शुरू कर जाएंगे। कौन से दो नाम थे वो याद रखिएगा, कहाँ शुरू हुआ वो याद रखिएगा, कौन से सन में शुरू हुआ ये याद रखिए। टॉपिक क्या था इनका, मोरालिटी और अपने इस्लाम के प्रति, कल्चर के प्रति अवेयरनेस। और प्रॉस्पेरिटी भी आया, ऐसा ही नहीं कि हम कल्चर पकड़ कर बैठे, पैसे भी आए, हम समृद्ध भी हों, सब चीज हो। इंग्लिश एजुकेशन एंड द वेस्टर्न कल्चर वर प्रोहिबिटेड। जैसे अलीगढ़ आंदोलन में उल्टा था कि इंग्लिश कल्चर होगा और वेस्टर्न एजुकेशन होगा, मॉडर्निटी सीखेंगे, इन्होंने कहा कुछ नहीं सीखना, हमारे धर्म में, हमारे कुरान में सब कुछ चीजें सही सही लिखी हुई है, ठीक से फॉलो करो तो सब कुछ सही। और उसी तरह से एजुकेशन जो कुरान पर थी, हदीस पर थी, वो सारी चीजों मदरसे में देनी शुरू कर दी गई। और आज भी मदरसों में आप देखेंगे कि वेस्टर्न कल्चर या नैतिक वो चल चीजों ने ना लेकर कुरान, हदीस, इज्मा और इसके अलावा शरीयत के नियम पढ़ाए जाते हैं कि अपने धर्म को ठीक से समझोगे, उसमें सब कुछ लिखा है कि कैसे रहे, तुमको आचार संहिता, नैतिकता, तुम्हें तर्क शक्ति, तुम्हें मॉडर्न एजुकेशन भी मिल जाएगा, तुम्हें वहां पर साइंस, तुम्हें वहां पर हर एक चीज, एस्ट्रोनॉमी, इंग्लिश, लिटरेचर, सब कुछ वहां पर अवेलेबल। तो उन्होंने इसी पर जोर दिया और इसी का नाम दिया गया देवबंद आंदोलन। ठीक है, देवबंद आंदोलन बहुत फेमस हुआ, बहुत से लोग इससे जुड़े, कहते हैं अ कॉल ऑफ जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूल्स। देवबंद आंदोलन एक तरह से जिहाद था, लड़ाई थी, किसके खिलाफ, वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ, मॉडर्निटी के खिलाफ, मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ इन्होंने आवाज छोड़ी थी और अपोज किया अलीगढ़ मूवमेंट का। और इस तरीके से सैयद अहमद खान क्या हुआ है, ट्रोल किए गए कई तरीके से। चलो, शिबिल नुमानी साउंड सपोर्टर ऑफ द देवबंद आंदोलन स्टार्टेड द दारुल उलूम और क्या नवदा तलमा। ठीक है, नवदा तलमा करके 1884-85 में लखनऊ में इन्होंने देवबंद आंदोलन के ही सपोर्ट में क्या शुरू किया, एक नया दो आंदोलन। ठीक है, दारुल उलूम और नवदा तलमा। ठीक है, नवदा टोली सुना होगा, नवदा तलमा सुना होगा। तो 1884 में शुरू किया लखनऊ। किसने शुरू किया तो बताएंगे सिबली नोमानी ने, जो इन्होंने शुरू कर दिया। और बिल्कुल देवबंद आंदोलन पर अपने धर्म के प्रति कट्टरता दिखाते हुए इन्होंने आगे ये आंदोलन चलाया। ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ, लखनऊ में, इसलिए इंपॉर्टेंसी क्रिएट करता है। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। पार्टीशन के समय में, सेपरेशन के समय में उत्तर प्रदेश कैसा था, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो पोस्ट इंडिपेंडेंट का है, इसको हम लोग भी जो है देखेंगे। लेकिन अभी कुछ और टॉपिक्स बचे हैं जिसको कवर अप करना है। ठीक है, एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज है, एक्चुअली ये पॉलिटिकल साइंस का भी पार्ट है, लेकिन मैं इसको आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलेंगे अपनी अगली क्लास में। हमारी अगली क्लास होगी जिसमें हम लोगों को डिटेल पढ़ना है कि और भी क्या क्या मॉडर्न जमाने में उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर हुआ। हम लोगों ने लाइन वाइज लाइन चलते हुए देखा कि जब ब्रिटिश आए, नवाबों को हराया, फिर कैसे मुगलों को खत्म किया, फिर कैसे मराठाओं को हटाया और कैसे उत्तर प्रदेश को अपने कंट्रोल में लिया, फिर उत्तर प्रदेश में कैसे 1857 की क्रांति हुई, कैसे उसके बाद किसान आंदोलन हुए, उसके बाद और भी लोग आए और तरह तरह के आंदोलन करते आ रहे हैं। और भी कुछ स्टेप बचे हुए हैं जो अगली क्लास में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन भी उत्तर प्रदेश को जो ध्यान में रखकर मैंने पढ़ाया, पूरी की पूरी हिस्ट्री भी रिविजन हुई और उत्तर प्रदेश का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन तैयार होता है। चलिए हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।